हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होते हैं और किस तरीके से बनाए गए हैं और ये हम क्यों यूज करते हैं, तो उसके बारे में इन डिटेल पूरा देखेंगे। तो एक जल्दी से हम चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये है क्या, तो ये एक पब्लिक लॉ की ब्रांच है जो कि किस बारे में बेसिकली डील करती है, जो कि डील करती है पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट होती है, जो उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसकी पावर्स, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करती है। मतलब कि एक तरीके से आप देखो तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको कंट्रोल करती है। यानी कि अगर मैं आपको इन इजी लैंग्वेज बताऊं तो जैसे कि हमें पता है कि एक कोई भी मॉडर्न स्टेट जो है एट प्रेजेंट, एक मॉडर्न स्टेट को चलाने के लिए हमें तीन ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, जो कि बेसिकली हमें इन बेसिक पता ही है कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है कि भाई लॉज को बनाता है, जो हमारी बेसिकली इंडिया के अंदर पार्लियामेंट होती है। जुडिशरी क्या करती है, जो लॉ है उसको एडमिनिस्टर करती है। यानी कि एक तरीके से अगर कोई लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है कि ये जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है, या आप बोल सकते हो एग्जीक्यूट करती है। तो जो चीज इस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोल रहे हैं। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमें एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है एक स्टेट को, उसको जो लॉ कंट्रोल कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोल रहे हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आपकी जितनी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या कोई और इस तरीके के डिपार्टमेंट्स हो गए, जो किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए या कोई और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आते हैं। और उनको जिस लॉ के थ्रू हम गवर्न करते हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों बनाया गया कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो फेयरली काम करे, वो फेयरली पब्लिक के साथ डील करे। उसी के लिए हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया, हमने बेसिक चीज देख ली कि हमारे पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन चीजें हैं, तीनों को क्या क्या काम होता है। अब जो लेजिस्लेचर है, जैसा कि हमें पता है कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना होता है। लेकिन हुआ क्या कि टाइम के साथ जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के लॉज हैं, वो लेजिस्लेशन जो है वो नहीं बन पाए, लेजिस्लेचर के थ्रू नहीं बना पाती, वो नहीं बन पाए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम है। जो लेजिस्लेचर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक चीज़ की टेक्निकलिटी के अंदर इतना ज़्यादा जाए और उसको समझे। क्योंकि जो बेसिकली लेजिस्लेशन के अंदर लॉ मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। और पार्लियामेंट में ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हों, तो उनको हो सकता है कि वो चीज़ें ना पता हों। तो इसलिए लेजिस्लेचर के थ्रू जो लॉज बनाए गए वो अप टू डेट नहीं हुए, या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे मैटर्स जो टेक्निकल नेचर के होते हैं, और जो लॉ बन जाते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू वो बहुत रिजिड होते हैं, और उनको बनने का एक प्रोसेस जो होता है एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं। तो इस वजह से वो जो हमें लॉज चाहिए होते हैं वो नहीं बना पाते। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम ये जो गैप रह गया कि भाई जो हमारा लेजिस्लेचर एक तरीके से लॉज को सही से नहीं बना पा रहा है, या फिर अगर आप जुडिशरी के ऊपर भी आओ तो एक जुडिशरी के थ्रू अगर आप किसी चीज़ को बनाते हो तो वो एक जो प्रोसेस है वो बहुत ही टेक्निकल है, एक्सपेंसिव है। क्योंकि आप जब जुडिशरी के अंदर जाते हो तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है और डायलेटरी है। यानी कि आप आपके एक प्रॉब्लम अराइज हुई जो कि किसी लेजिस्लेचर के अंदर कवर नहीं हो रही, आप उसके लिए जुडिशरी के पास गए, वो आपके पास डोर्स हमेशा ओपन है। और उसके लिए आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप एक एपेक्स कोर्ट तक पहुंचे, वहां पे उन्होंने डिसीजन दिया और उसके बाद जाकर वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकलिटीज चाहिए होंगी, ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है वो इस चीज़ के अंदर लैक कर रही है कि जो बीच की चीज़ें हमें चाहिए जो कि नहीं है उनको पूरा नहीं कर पा रही। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ठीक है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है जो कि लॉज को इंप्लीमेंट करेगा, उन्हीं को हमने पावर दे दी कि भाई आप डे टू डे काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे ये कमी है, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ के लिए अपने रूल्स बना लेना, अपने रेगुलेशंस बना लेना, अपनी पॉलिसीज बना लेना, ताकि जो हमने तुम्हें बोला है ना कि ये तुम्हें करना है तो उसको तुम सही से कर पाओ। अगर उसके अंदर कोई कमी आ रही हो तो वो कमियां दूर हो जाएं। तो इसी के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली क्या करता है, जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने की पावर देता है एग्जीक्यूटिव को। लॉ नहीं बना सकता है,
एग्जीक्यूटिव वो क्या करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, यानी कि लॉज के अंडर ही। जैसे मान लो हमने कंपनीज एक्ट बना दिया, कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, तो जो उसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके पास ये पावर रहेगी, जैसे अब एनसीएलटी है उसके पास ये पावर रहेगी कि कुछ वो लॉज सॉरी पॉलिसीज बना सकती है उसकी इंप्लीमेंटेशन को, कि कंपनीज एक्ट प्रॉपरली फॉलो हो जाए। जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उसको हमने कुछ पावर्स दे दी कि आप अपने रेगुलेशंस कुछ पॉलिसीज बना लेना, ताकि जो लॉ है हमारा सेबी से रिलेटेड वो सही से इम्प्लीमेंट होता रहे। एग्जीक्यूट, एडमिनिस्टर एंड एडजुडिकेट द लॉ, एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर एंड इशू रूल्स बनाने की पावर, बाय लॉज बनाने की पावर, जनरल नेचर के ऑर्डर्स देना, कि भाई जैसे अब पुलिस को पावर है कि वो इस तरीके के ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप अपने घर पे अगर किसी को रेंट पे रख रहे हो तो उसकी आपको वेरिफिकेशन करवानी है पुलिस के थ्रू। तो ये क्या एक जनरल ऑर्डर है, यानी कि ये एक एग्जीक्यूटिव नेचर का, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का ऑर्डर है जिसको आपको फॉलो करना है। तो क्योंकि अब हमारे लॉ मेकर्स ने ये बात बताई कि भाई एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है, जहां पे उसको वो कमी लगेगी कि भाई लॉ के अंदर ये चीज़ नहीं है लेकिन वो हमें इंप्लीमेंट करनी है, उस कमी को हमें पूरा करना है, तो एग्जीक्यूटिव वो चीज़ कर सकती है। तो यहाँ तक आई होप अभी तक समझ आ रहा होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई। और अब क्या होता है, मान लो आपने क्या किया, एग्जीक्यूटिव को पावर तो दे दी कि भाई वो पॉलिसीज वगैरह बना सकती है बेसिक चीज़ों के लिए। अब अगर किसी ऑफिशियल्स को जो आप पावर्स दोगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो उसको मिसयूज करे, हो सकता है वो उसको एब्यूज करे। तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के थ्रू चेक करते हैं कि वो उन पावर्स को मिसयूज या गलत तरीके से एब्यूज ना कर सके। तो अगर यहाँ से हम देखें कि जो हमारा पूरा पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि भाई जो पावर्स है हम दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, क्यों दे रहे हैं, कि एक बेटर लाइफ हो सके फॉर द पीपल। तो ये ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम चेक भी करते रहें, consistent with efficiency in such a way that it does not violate the right of individual, कि किसी भी तरीके से वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको वायलेट ना करे। तो एक बहुत एज ओल्ड कन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल लिबर्टी और गवर्नमेंट के बीच में, कि भाई गवर्नमेंट अपनी तरह से कंट्रोल करना चाहती है और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल चाहता है कि मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो मेरे पास रहे। तो इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। इट इज़ द डिमांड ऑफ प्रूडेंस दैट व्हेन लार्ज पावर्स आर कन्फर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म इज ऑल्सो भी इवॉल्व। तो अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए कोई ना कोई कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कि जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो हैं वो अपनी पावर्स को अनड्यू तरीके से या अनवारंटेड पर्पसेस के लिए यूज ना करें। तो ये नीड है कि क्यों हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बनाया है। ठीक है, अब क्या क्या सोर्सेज है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, कि हमें कहाँ कहाँ से मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसे जो एग्जीक्यूटिव है उसको पावर्स कहाँ कहाँ से मिलती है कि वो अपनी पॉलिसीज बना सकता है। तो बेसिकली इसके चार सोर्सेज हैं जो आप कह सकते हो जिसके थ्रू उनको पावर्स मिलती है। तो सबसे पहला जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जैसे आर्टिकल 73 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूटिव पावर दे देता है यूनियन को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जिन भी चीज़ों के रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है लॉ बना सकती है उसके रिगार्डिंग जो एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसीज भी बना सकते हैं। इसी तरीके की पावर स्टेट को भी दे रखी है आर्टिकल 62 के अंदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रिजिड तरीके से कि भाई जुडिशरी का जो काम है वो जुडिशरी करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव ही करेगी। तो इस तरीके से एकदम रिजिड तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर्स को अलग अलग नहीं कर रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें बताया कि हम ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट लायबिलिटी के बारे में कि हम ये चीज़ें बना सकते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सोर्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड सोर्स आते हैं एक्ट या स्टैट्यूज। एक्ट या स्टैट्यूज यानी कि मान लो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई भी एक्ट पास किए किस चीज़ के लिए, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट के अंदर, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक या सोशल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए साथ ही साथ उस एक्ट के अंदर क्या कर दिया जाता है, पावर दे दी जाती है कि जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी उसके पास ये पावर रहेगी कि वो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड जो है इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन अंडर आईबीसी 2016। तो इसके अंदर जो आईबीबीआई जिसको हम बोलते हैं वो रूल्स बना सकती है कौन से एक्ट के अंदर, आईबीसी 2016 के अंदर। अब तो ये जो आईबीबीआई है ना बहुत सारे रूल्स बनाती है आईबीसी को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए। जैसे कि आईबीबीआई के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं
कि वो आईपी के रिगार्डिंग बता सकती है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी या क्या चीज़ें होंगी। इस तरीके से आईपीए जो एजेंसीज होती हैं उनके बारे में बता सकती है। तो ये सारी जो, ताकि आईबीसी जो है वो सही से चल सके, उसके लिए ये पावर एक्ट के अंदर ही दे दी कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी को पावर दे रहे हो कि वो रूल्स बना सकती है। इसी तरीके से ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं, ऑर्डिनेंसेस बेसिकली तब आते हैं जो प्रेसिडेंट के थ्रू लाए जाते हैं जिस वक्त जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो सेशन के अंदर नहीं होता। उस वक्त अगर कोई अनफोर्सिन डेवलपमेंट होती है तो उस वक्त ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के थ्रू डायरेक्टली लाए जाते हैं। तो उन ऑर्डिनेंसेस के अंदर भी पावर दी जा सकती है एग्जीक्यूटिव को कि वो कोई लॉज बना सकती है, लॉज इन द सेंस पॉलिसीज बना सकती है उस ऑर्डिनेंस के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जुडिशियल डिसीजंस हमारा फोर्थ भी होता है जिसके थ्रू हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, की भाई गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसके बीच में जुडिशरी जो है वो फाइनल आर्बिटर होती है कि जो डिसीजन देगी वो फाइनल होगा। तो हमारी कंट्री के अंदर क्या है, सुप्रीमेसी किसकी है, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये पावर दे रखी है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेटेट कर सकता है। तो द कोर्ट्स through various decisions in exercise of power by administration the liability of the government in case of breach of contract or tortious act of government servants lay down administrative laws which guide their future conduct। तो ये जो laws बनते हैं जुडिशरी के थ्रू, यानी कि अब कैसे बनेंगे वो उनके थ्रू कि भाई कोई जुडिशियल डिसीजन आया तो उसके थ्रू जो पावर्स मिली उसके थ्रू जो लॉ बने वो भी जो है हमें एक सोर्स बन जाते हैं किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो ये चार सोर्सेज हो गए जिसके थ्रू हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज मिलते हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर एक रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ जो है वो एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिनका नाम था एवे डाइसी, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और ये जो टर्म थी उन्होंने बेसिकली एक फ्रेंच प्रिंसिपल था ला प्रिंसिपले डी लेगलिटी, जिसके बेसिस पे उन्होंने इसको डेवलप किया था, जिसके मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, यानी कि रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि हमें रूल ऑफ लॉ को हमारी गवर्नमेंट के अंदर फॉलो करना है, स्टेट के अंदर फॉलो करना है, ना कि रूल ऑफ इंडिविजुअल को फॉलो करना है। यानी कि जो भी व्यक्ति हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करेगा वो लॉ की नज़रों में इक्वल होगा, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होगा। तो बेसिकली इसके अंदर इन्होंने तीन मेजर प्रिंसिपल्स ये डाइसे ने रूल ऑफ लॉ के अंदर, वो क्या क्या प्रिंसिपल दिए। सबसे पहले तो इन्होंने बोला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब कि जो ऑर्डिनरी या रेगुलर होगा वो सुप्रीम होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उससे ऊपर हो जाएगा। यानी कि जो ऑर्डिनरी या रेगुलर लॉ है वो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, वो एब्सोल्यूट होगा, प्रीडोमिनेंस होगा रेगुलर लॉज के ऊपर, मतलब एज अ रेगुलर लॉ अगेंस्ट दी आर्बिट्री और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर डिस्क्रिशनरी ऐसी कोई पावर्स आ जाएगी कि भाई मैं लॉ से ऊपर हूँ, मेरे ऊपर लॉ नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी। दूसरी बात, इक्वलिटी बिफोर लॉ, की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इक्वल होंगी लॉ के सामने ऑर्डिनरी लॉ के अंदर। यानी कि अगर किसी के पास बहुत पैसे हैं तो उसके ऊपर भी वही लॉ लगेगा, अगर कोई गरीब है तो उसके ऊपर भी वही लॉ लगेगा। तो दूसरी बात इक्वलिटी बिफोर लॉ बोली। और तीसरा बोला प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि जो जजमेंट्स दिए जाएंगे अलग अलग केसेस के अंदर उनकी क्या होगी, एक मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे जिसके थ्रू अगर उस तरीके की चीज़ दोबारा अराइज होगी तो वही उस दूसरे व्यक्ति पे भी अप्लाई होगी जो कि कोर्ट ने पहले व्यक्ति पे अप्लाई करी थी। तो ये तीन मेजर प्रिंसिपल्स दिए गए रूल ऑफ लॉ के अंदर, किसके थ्रू, डाइसे के थ्रू। तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर देखें रूल ऑफ लॉ को तो हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ तो ये जो रूल ऑफ लॉ है वो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो वो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको अलग अलग पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ये जो तीन प्रिंसिपल्स है आपको अलग अलग तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे प्रीएम्बल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो ये क्या है, अपने आप में रूल ऑफ लॉ ही की बात कर रहा है कि सबको जस्टिस मिलेगी, सब इक्वल होंगे, लिबर्टी है सबकी, डिग्निटी मेंटेन की जाएगी सारे इंडिविजुअल्स की, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, ड्यूटीज़ हैं स्टेट के ऊपर कि भाई आप वेलफेयर करोगे सिटीजन्स का, आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे, उनको फ्रीडम दोगे, उनको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करने दोगे, एजुकेशन दोगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक तरीके से ये रूल ऑफ लॉ को ही अप्लाई कर रही हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके एक्शंस को भी चेक करती हैं ये रूल ऑफ लॉ के तौर पर। यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में देखने को मिला,
फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिला, और किस तरीके से हम ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भी चेक करती हैं, वो भी हमें देखने को मिला। यानी कि मान लो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो आपके किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगी, तो आप क्या कर सकते हो, उसके रिड्रेसल के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यानी कि आपने एज अ रूल ऑफ लॉ कि भाई मैं भी तो एक इंडिविजुअल हूँ स्टेट का, तो मेरा जो राइट है, जो सामने वाले का राइट है, वही मेरा भी राइट है, तो मेरा राइट आप कैसे मेरे से छीन सकते हो। तो उसको बचाने के लिए आपको एक बॉडी दी गई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि यहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ को देख रहे हैं कि मुझे भी इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे ही डीपीएसपीज देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती है कि भाई हमारी जो कंट्री है वो स्मूथली फंक्शन करते रहे। ये एनफोर्सेबल नहीं होती, यानी कि अगर आपके किसी डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया जा रहा स्टेट की, तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रही। बट दिस इज पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पे आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिल जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग स्टेट जो है बहुत सारे रूल्स लॉज बना सकती हैं, जैसे कि वेजेस के रिगार्डिंग लेबर लॉज बनाए, वेजेस लॉ बनाए इंडिया के अंदर, तो ये इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर इसका जुडिशियल एस्पेक्ट देखो रूल ऑफ लॉ का, तो ये अलग अलग आपको केसेस के थ्रू देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारा एक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस ठाकुर भरत सिंह का केस आता है, जिसके अंदर ऐसा कोई फैक्ट्स हमें नहीं समझाएगा, बस इतनी सी बात बताई गई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 3 है मध्य प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1959 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द ग्राउंड की वो डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है डीएम को कि वो किसी प्रॉपर सेफगार्ड के अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पे जो इनइक्वलिटी हो रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे, उसको यहाँ पे हटाया गया। तो यानी कि एक रूल ऑफ लॉ अप्लाई हुआ कि सभी जो है वो इक्वल है, ऐसा नहीं है कि तुम अलग हो तो तुम्हें ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। इसी तरीके का केशवानंदा भारती केस देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये बोला गया, भाई केशवानंदा भारती केस जो एक लैंडमार्क केस है, जिसके अंदर ये बोला गया कि रूल ऑफ लॉ जो है ना वो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। तो उसको कंफर्म किया, क्योंकि जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होता है, वो सारा हमें इस केस के अंदर समझाया गया था। तो इसके अंदर हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कैसे जुडिशरी ने हमें ये बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है कि जिसको नॉर्मली अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का, यानी कि हमने कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है उसको डिस्क्रिशन दी बहुत सारी चीज़ों पे कि वो कुछ डिसीजंस खुद ले सके, हर चीज़ के लिए उसको लेजिस्लेचर या जुडिशरी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, क्योंकि उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, गवर्नमेंट के अफेयर्स को संभालना होता है। तो उनको पता होता है कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी डिसीजन के हिसाब से काम कर सके। तो द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिशन बाय इट्स ऑफिशियल। अब हर चीज़ के लिए अगर परमिशन लेनी पड़ेगी, मान लो अगर कोई कहीं पे काम कर रहा है, उसको हर चीज़ के लिए एक एक चीज़ के लिए अगर परमिशन लेनी पड़ी, अगर दुकान दुकान पे जाओ, वहाँ का सेल्समैन आप उसने आपको रेट 700 बोला और आपने बोला कि नहीं 650 लूँगा, अब उसको ये पूछने के लिए अपने मालिक के पास जाना पड़े और डिस्क्रिशन ना मिले, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एक तरीके से बताई गई है कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि हर एक चीज़ के लिए कि क्या चीज़ कैसे होगी वो हम बता दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी अराइज होती हैं, डे टू डे अफेयर्स में भी अराइज होती है, तो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन देनी ही पड़ती है जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको, कि भाई जो काम है वो राइट मैनर में चलता रहे। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई ए जो है वो आरटीओ ऑफिस के पास जाता है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए, तो यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दी गई आरटीओ को, जो आरटीओ का ऑफिस है, कि वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे या नहीं दे, उसको ऑब्जर्व करते हुए कि उसने कैसी ड्राइविंग करी है उस बेसिस पे। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेंस वाली बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे छोड़ दी गई, एग्जीक्यूटिव की डिस्क्रिशन पे छोड़ दी गई कि वो खुद डिसाइड करेगी कि यहाँ पे उसने सही से कार को ड्राइव किया है या नहीं किया है। फिर जुडिशियल रिव्यू एंड अदर रेमेडीज आती है, जिसके थ्रू हम हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो जुडिशियल कंट्रोल है उसको हम कह सकते हैं कि तीन ग्रुप्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के ऊपर, दूसरा स्टैट्यूटरी लेवल के ऊपर, और तीसरा ऑर्डिनरी या इक्विटेबल लेवल के ऊपर, कि भाई जो नॉर्मली हमारे लॉज होते हैं उसके बेसिस के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के अगर ऊपर आप देखोगे तो जब भी कोई लॉ बनता है तो हमें उसके अंदर ये देखना होता है कि क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कि कहीं वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो तो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले देखते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जुडिशियल चेक हो जाता है कि हाँ ये जो लॉ बनाया गया है वो सही लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा लगता है कोर्ट्स को, यानी कि बेसिकली एपेक्स कोर्ट की, क्योंकि भाई ये जो लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो उस
लॉ को क्या कर दिया जाता है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 13, 245, 246 के अंदर हमें ये चीज़ बता रखी है। अब इसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि एक तरीके से कोर्ट उसको देखता है कि क्या ये सही है या नहीं है। जैसे कि उसके अंदर देखते हैं कि कहीं जो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अपनी पावर्स से एक्सीड हो गए तो काम नहीं कर रही, जितनी पावर उसको लॉ ने दी थी क्या उसके अंदर वो रह रही है, कहीं एरर ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा, नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट अभी हम आगे देखेंगे। कहीं वो अपने पावर को अब्यूज तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को चेक किया जाता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू थ्रू कि जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको फिर उस एक्ट को हम क्या कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। और ये बेसिकली कौन चेक करता है, जो अपेक्स बॉडी होती है, यानी कि जो हमारे हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, जो जैसे कि जो हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, वो इस चीज़ को चेक करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये बेसिक पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू ने जो है वो एग्जैक्टली आया कहाँ से, तो वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से आया है हमारे पास। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को ये जो पावर मिली वो कहाँ से मिली, यानी कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन तो नहीं है, बट उन्होंने वो खुद ही डेवलप किया एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील के अंदर जा रहे हो, उसके अंदर बेसिकली आप यही देखते हो, एक तरीके से रिव्यू करते हो। कोर्ट जो है वो रिव्यू करता है कि जो डिसीजन था वो कहीं किसी तरीके से अपनी पावर्स को एक्सीड करता हुआ या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं था, या कोई एरर ऑफ लॉ तो नहीं हुआ, या नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुई, या पावर का अब्यूज तो नहीं था। तो इन चीज़ों को इसके अंदर देखा जाता है। तो एक तरीके से जो जुडिशियल रिव्यू है सिर्फ लेजिस्लेचर को कंट्रोल नहीं करता, जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी कंट्रोल करता है कि अगर एग्जीक्यूटिव का भी कोई काम अल्ट्रा वायरस है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटके हो रहा है, या कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, तो उसको फिर जो हमारा एपेक्स बॉडी है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है और वॉइड बोल सकता है कि ये चीज़ जो है वो वॉइड एबेनिशियो है, वो बेकार चीज़ करी है, वो सही नहीं है। ठीक है। अब जो जुडिशियल रिव्यू है वो दो स्टेजेस के ऊपर हो सकता है, या तो जिस वक्त वो एक्ट बन रहा है, यानी कि एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, यानी कि जब आप डिस्क्रिशन दे रहे हो, जब एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटर को, एग्जीक्यूटिव को वो पावर आप दे रहे हो, उसी वक्त आप चेक कर लो। या फिर आपने पावर दे दी, उस वक्त आपको लगा कि ठीक है सारी चीज़ें सही हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव था जब वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा था उस वक्त उसने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे कि ये लगा कि ये अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहा है, ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अपनी पावर को अब्यूज कर रहा है, तो उस वक्त भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो एट टू स्टेजेस यू कैन वेरीफाई कि जो ये जो चीज़ हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू दो स्टेजेस के ऊपर हो सकता है, फर्स्ट एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, और दूसरा एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। अब अगर हम देखें एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्कशन, यानी कि जिस वक्त वो एक्ट बना उसी वक्त हम चेक कर लें, तो जैसे मान लो कोई एक्ट बना उसी वक्त हम देख लें कि भाई कहीं वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट को वॉयलेट तो नहीं कर रहा। तो हम ये चीज़ को चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं कि भाई कहीं वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो ना कर रहा हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक तरीके से। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखते हैं हम आर्टिकल 14 के अंदर, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कोई आर्बिट्रीनेस तो नहीं आ रही इन लॉज के थ्रू, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही किसी के साथ, इक्वलिटी तो हो रही है ना, इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन हो रही है क्योंकि भाई जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करी है रीजनेबल बेसिस पे, कि भाई कैसे कि भाई आप लड़का लड़की में भेदभाव कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो समाज ने खुद ही किया कि भाई गर्ल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा राइट दिए जा सकते हैं। आप स्टेट वाइज कोई क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दिल्ली के लोगों को अलग राइट मिले, यूपी के लोगों को अलग मिले, तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन वहाँ की जगह के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आप कर सकते होते हो। लेकिन अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है कि भाई आप कह रहे हो कि ये जो व्यक्ति है जो 70 केजी से ऊपर का होगा उसको ये राइट्स मिलेंगे, जो कम का होगा उसको नहीं मिलेंगे, तो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। तो कहीं क्या वो लॉ किसी तरीके से इस चीज़ को तो वॉयलेट नहीं कर रहा कि कहीं उसके अंदर इनइक्वालिटी आ रही हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो, जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल ना हो रहा हो, तो इस चीज़ को हम चेक कर लेंगे। साथ ही साथ जैसे हम देख लेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 19 है वो फॉलो तो हो रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो गारंटी करता है कि जो हमारे सारे के सारे सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको फ्रीडम दी जाती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाता है। हालांकि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं होता, कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है विद दी अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके, लेकिन वो एक रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है आपके आर्टिकल 19 के ऊपर, यानी कि उस लॉ के थ्रू, तो उसके वो चीज़ जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेगी कि क्या वो जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई वो रीजनेबल है या नहीं है।
तो जो उसके अंदर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन दी गई कि भाई इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगी, तो क्या वो जो पॉइंट्स दिए गए कहीं वो तो रीजनेबल अनरीजनेबल नहीं है, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे चेक की जा सकती हैं, और उसी पॉइंट पे जब वो लॉ बना है उसको हम हटा सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर जब लॉ बन गया, जब वो एक्सरसाइज के अंदर है, उस वक्त भी हम ये चीज़ देख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू को देख सकते हैं। तो इसको दो स्टेजेस के ऊपर बेसिकली हम देखते हैं, दो हेड्स के अंदर देखते हैं कि भाई पहला कि कहीं एब्यूज ऑफ पावर तो नहीं, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन तो नहीं हो रहा, कि भाई हमने उसको डिस्क्रिप्शन दी कि इस पॉइंट पे आप अपना डिस्क्रिप्शन से काम करना, क्या वो उसको एब्यूज कर रहा है, और दूसरा कहीं वो काम ऐसा तो नहीं कर रहा कि जहाँ वो अपना माइंड ही अप्लाई नहीं कर रहा, एक मैकेनिकल मैनर के अंदर काम कर रहा है। तो जैसे एब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई मेलेफाइड तरीके से काम कर रहा है, बैड फेथ के अंदर काम कर रहा है, डिसऑनेस्ट तरीके से काम कर रहा है। भाई बैड फेथ मतलब कि अपने पर्सनल गेन के लिए काम करने लग गया, या किसी तीसरे पर्सन से कुछ करप्शन लेके उसके गेन के लिए काम करने लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं है, उसका मोटिव जो है करप्ट तो नहीं है, तो वहां पे फिर उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। दूसरा ये इसी के अंदर ही कि भाई वो जो उसका हम बोल रहे हैं कि अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन के अंदर दूसरी बात की कि इररेलेवेंट चीज़ों को तो नहीं कंसीडर कर रहा कि भाई हमने एक पर्पस के लिए इस चीज़ को बनाया था लॉ को, और वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, अलग पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है भाई, हमने बनाया एक्स पर्पस के लिए था, उसको वाई पर्पस यूज़ करके मिस यूज़ कर रहा है किसी तरीके से। और लीविंग आउट रेलिवेंट कंसिडरेशंस कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो अपनी पावर्स को यूज़ कर रही है, डिस्क्रिशनरी पावर को, उसको सारे फैक्ट्स को कंसीडर करना है, उसके बाद अपनी पावर को यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उसने छोड़ दी और आर्बिट्रली कोई चीज़ करे जा रही है, आर्बिट्ररी ऑर्डर्स ना यूज़ वो कर रहे हो, यानी कि अगर कोई वो ऑर्डर दे रहा है उसके उसके फैक्ट्स को कंसीडर करना है, उसके पीछे कॉग्निट रीजनिंग देनी है, एक ठोस रीजनिंग देनी है। ऐसा नहीं कि भाई अपनी मर्जी से कुछ भी दे रहे हैं, राजा बन के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर पर्पसेस नहीं होने चाहिए, जैसे इररिलेवेंट कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, सेम इम्प्रॉपर पर्पसेस हो गए। कलरेबल एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने बनाया इसको इस चीज़ के लिए था और उसको आप गलत तरीके से मिस यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन कंप्लाइंस ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स की भाई ये बोला था कि जब भी आप अपनी इस डिस्क्रिप्शन को यूज़ करोगे ना, तो आपको पहले क्या करना होगा, इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। पहले आप उसको ये नोटिस भेजोगे, फिर आप ऐसा करोगे, फिर उसको आप बताओगे, तो आपने वो प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया और आपने डायरेक्ट जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर लिया, तो वो भी एक तरीके से क्या है कि आप गलत यूज़ कर रहे हो अपनी पावर का, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हो। आपको इतनी लेवल तक की डिस्क्रिप्शन थी, आपने क्या किया, उस डिस्क्रिप्शन को अपनी लिमिट से क्रॉस होकर यूज़ किया, जिस चीज़ की आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी। और दूसरा होता है कि आपने माइंड अप्लाई नहीं किया, कि भाई आप जो है डिक्टेशन के अंडर काम कर रहे हो, यानी कि मान लो आपके ऊपर से आपको ऑर्डर मिला सुपीरियर अथॉरिटी का और आपने सीधा वो दे दिया, काम कर दिया, आपने देखा ही नहीं, आपने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया। जैसे कि ये कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन भांजी का केस आता है 1952 का। इसके अंदर क्या था कि पुलिस कमिश्नर जो था उसने एक सिनेमा थिएटर को कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस ग्रांट कर दिया था, लेकिन उसको बाद में कैंसिल कर देता है क्योंकि गवर्नमेंट से ऐसा ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना माइंड नहीं लगाया, ऊपर से ऑर्डर आया तो वो काम कर दिया। तो ये क्या है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड है कि डिक्टेशन के अंडर काम कर रहे हैं। सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस जो है कि भाई हमने अपने लिए एक ऐसी चीज़ बना ली है कि हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, तो तुम्हारा कुछ भी फैक्ट्स हो, तुम्हारी कुछ भी सिचुएशन हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो यही करेंगे, अपने आप को उसी में ढाल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैकेनिकली काम नहीं करना है कि भाई माइंड ही नहीं लगा रहे कि जिसका भाई ये चीज़ आई हम ये ऑर्डर देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया कि भाई इसकी सिचुएशन अलग है, इसके साथ अलग चीज़ें हैं, तो वो चीज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम यहाँ पे क्या करें, जुडिशियल रिव्यू करें। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी और ऑर्डिनरी देखा था। स्टैट्यूटरी के अंदर क्या है कि हम स्टैट्यूटरी अपील्स देखते हैं, तो दो तरीके से देखते हैं, एक स्टैट्यूटरी अपील्स होती हैं और दूसरा क्या होता है, रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। अपील मतलब कि कोई भी ट्रिब्यूनल है उसके अगेंस्ट आपको लॉ ने ही ये राइट दे दिया कि आप इस अगर कोई ऑर्डर आएगा तो इसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर। वहीं अगर मान लो आपको स्टैट्यूटरी पावर नहीं मिली, यानी कि लॉ ने ये नहीं बोला कि आप अपील में जा सकते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो कि रेफरेंस टू द हाई कोर्ट या स्टेटमेंट ऑफ केस आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्टैट्यूज होते हैं जो कि आपको अपील की पावर नहीं देते, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हो रेफरेंस को यूज़ करके। तो जैसे एग्जांपल दिया है कि जैसे सेक्शन 256 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जहाँ पे एक एक्विजिशन की, जहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव की गई ट्रिब्यूनल के सामने बाय द एसएससी एंड द ट्रिब्यूनल रिफ्यूजेस टू स्टेट द केस
स्टेट द केस और द असेसी में अप्लाई टू द हाई कोर्ट, कि भाई ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि हम आपका केस देखेंगे ही नहीं, तो वो उस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन था वो डिस्क्रिशनरी था, उसके अंदर उसने जो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उनको फॉलो नहीं किया। और तीसरी जो चीज़ आती है जिस तरीके से आप चेक करते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, वो क्या होता है, ऑर्डनरली एंड इक्विटेबल, यानी कि जो हमारे ऑर्डनरी रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू आप ये चेक करते हो। जैसे मान लो पहला जो इसने हमें राइट दिया इंजंक्शन का, इसके अंदर हमने क्या किया कि आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही थी, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट के पास जाके उसको रुकवा सकते हो कि भाई एक मान लो कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है या इस तरीके की कोई बॉडी है, उसने एक ऑर्डर निकाला कि आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने जो है अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन थी, वो मिसयूज़ किया, उन्होंने चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया, उसके बिना ये ऑर्डर पास कर दिया। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इंजंक्शन ले सकते हो, यानी कि कोर्ट के पास जाके इस ऑर्डर को रुकवा सकते हो जो आपके अगेंस्ट गलत चीज़ हो रही है, रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो इंजंक्शन है वो आपको एक लॉ के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं। अब ये जो इंजंक्शन है दो तरीके की हो सकती है, एक प्रोहिबिटरी इंजंक्शन हो सकती है और दूसरी मैंडेटरी इंजंक्शन होती है। प्रोहिबिटरी मतलब आप किसी से कोई काम क्या कर सकते हो, करवा सकते हो, कि भाई आपका ये काम जो है वो नहीं कर रहा तो आप उससे वो करवा सकते हो। नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। प्रोहिबिटरी के अंदर क्या होता है कि आप रोक सकते हो, मतलब आपके अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, आप उससे उसको रोक दोगे, कि प्रोहिबिट कर दोगे एक तरीके से, कि भाई ये जो चीज़ें से वो ऑर्डर उसने निकाला, आपने उसको रोक दिया कि भाई आप मेरा घर आके नहीं तोड़ोगे। और मैंडेटरी के अंदर क्या होता है, आप उससे वो काम करवा सकते हो, भाई आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई आप मेरे लिए काम करोगे गवर्नमेंट से या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो काम नहीं करी, तो उस सिचुएशन के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, ये डायरेक्शन दिलवा सकते हो कोर्ट से कि भाई आप ये काम करो, आपको ये करना था। ठीक है। अब जो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है वो दो तरीके की हो सकती है, इंटरलॉक्यूटरी या फिर परपेचुअल इंजंक्शन। इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती है, जो टेम्परेरी इन नेचर होती है एक तरीके से, जो सेक्शन 37 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर डील की गई है, जिसके अंदर आपकी जो चीज़ है उसका स्टेटस को मेंटेन कर ले जाता है अंटिल एंड अनलेस फाइनल चीज़ डिसाइड ना हो जाए। स्टेटस को मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दिया जाए। टेम्परेरी जो इंजंक्शन है वो सीपीसी के थ्रू रेगुलेट होती है, ऑर्डर 39 के थ्रू सीपीसी के अंदर दे रखा है, जो टेम्परेरी नेचर का होता है या प्रोविजनल नेचर की चीज़ें होती हैं। ये अपने आप में कंक्लूसिव नहीं होती, जब तक आपका सूट चल रहा है तब तक के लिए पेंडिंग रहती है। वहीं परपेचुअल इंजंक्शन जो होती है ये कंक्लूसिव हो जाती है। प्रोहिबिटरी के अंदर ही जो परपेचुअल होती है वो कंक्लूसिव हो जाती है कि भाई जब केस आपका डिसाइड हो गया उसके अंदर फाइनली डिसाइड होगा कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही है और एमसीडीज को नहीं तोड़ सकती। तो यहाँ पे जब ये फाइनली डिटरमाइन हो गई चीज़, तो वो क्या है, परपेचुअल इंजंक्शन है, और ये इनडेफिनाइट पीरियड के लिए भी हो सकती है। वहीं जो मैंडेटरी इंजंक्शन होती है वो क्या होती है, जिसके अंदर आप किसी से कोई काम करवा सकते हो जो कि वो अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिर आती है डिक्लेरेटरी एक्शंस। डिक्लेरेटरी एक्शंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आप डिक्लेयर करवाते हो कोर्ट के थ्रू कि ये जो चीज़ है मेरी, यानी कि मान लो एक चीज़ के ऊपर आके क्लेम किया है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने, जैसे मान लो एमसीडी ने, और वहीं आप भी क्लेम कर रहे हो कि ये चीज़ मेरी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप डिक्लेरेशन मांगोगे कोर्ट से कि डिक्लेयर किया जाए, मतलब जो कन्फ्यूजन हो रही है, जो डाउट्स हो रहे हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डिक्लेरेटरी एक्शन बोल देंगे, कि आप डिक्लेयर कर दो कि ये जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है ये मेरी ही है, तो उसको हम डिक्लेरेटरी एक्शन बोल देंगे। वहीं एक्शन फॉर डैमेजेस, कि भाई आपके कोई राइट्स को वायलेट किया गया गवर्नमेंट सर्वेंट्स के थ्रू, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी एग्रीव्ड व्यक्ति है वो सूट फाइल कर सकता है, किस चीज़ के लिए, कि आपके जो डैमेजेस हैं उनको रिकवर कर सके, जो भी उसको नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई उसको करवाई जाए। तो ये जो है इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं कि एक तो रूल अगेंस्ट बायस नहीं होना चाहिए और रूल ऑफ फेयर हियरिंग होना चाहिए। अब रूल अगेंस्ट बायस जो है वो एक हमारी मैगजीम है नेमो जुडेक्स इन काजा सुआ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति खुद जज नहीं होना चाहिए खुद ही के केस के अंदर, यानी कि जिस चीज़ के अंदर उसका खुद का इंटरेस्ट है उसके अंदर उसको आप जज नहीं बनाओगे। अब वो इंटरेस्ट जो है किसी भी तरीके से हो सकता है कि भाई उसका डायरेक्ट पर्सनली स्टेक है, किसी भी तरीके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो बायस करेगा, तो बायसनेस ना होने के लिए हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति को बोल देंगे कि आप इस मैटर के अंदर नहीं रहोगे। तो तीन तरीके से बायसनेस हो सकती है। पिक्यूनरी बायस, यानी कि उसका कुछ पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस मैटर के अंदर, तो वो चाहे जितना भी छोटा इंटरेस्ट हो वो उससे इफेक्ट होगा ही होगा, बायसनेस आएगी ही आएगी। इसी तरीके से पर्सनल बायस हो सकता है कि जिसका वो डिसीजन ले रहा हो, जिसको डिसाइड कर रहा हो, जो पार्टीज उसके अंदर हो वो उसकी दोस्त हो सकती है, फ्रेंडली रिलेशन हो सकते हैं, फैमिली रिलेशन हो सकते हैं, प्रोफेशनल टाइज हो सकते हैं, बिजनेस टाइज हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो बायसनेस आएगी ही आएगी, तो उसमें फिर उसको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे डिसीजन नहीं दोगे। और सब्जेक्ट मैटर बायस हो सकता है कि
जो चीज़ है जिसके लिए वो डिसीजन देना है उसके अंदर उसका खुद ही इंटरेस्ट हो, कोई प्रॉपर्टी हो गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस आएगी। तो उस सिचुएशन में ऐसा बोला जाएगा कि आप इसके अंदर जज नहीं रहेंगे। और दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है फेयर हियरिंग का, कि भाई हमें दोनों साइड को सुनना है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आप बोल सकते हो कि जो होनी चाहिए। राइट टू नोटिस, कि भाई अब जब भी आप कोई केस देखोगे, कोई भी इस तरीके की चीज़ देखोगे, उसके अंदर क्या होता है कि सामने वाले को बताया जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट ये चीज़ है, उसके बाद ही हम आगे जो है चीज़ों को कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। भाई अगर मान लो कोई एक सिविल सूट होता है तो उसके अंदर प्लेंटिफ ने जो बातें अपनी प्लेंट में बोली है वो बताई जाती हैं उसको, कि भाई ये चीज़ें आपके अगेंस्ट आई है, तो उसकी कॉपी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं तरीके से सामने वाले को नोटिस दिया जाता है उस चीज़ का। दूसरा, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, की भाई उसको ये राइट दिया जाता है कि भाई आप अपनी बातों को रखो, आप अपने एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखो। राइट टू रिब्यूट एडवर्स एविडेंस, की जो भी एविडेंस रखे गए हैं सामने वाले के द्वारा उसको रिवर्ट कर सकता है, उसको ये कह सकता है कि इसने जो एविडेंस दिया वो गलत दिया। वो कैसे रिवर्ट कर सकता है? भाई सामने वाला जो विटनेस लेके आया उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्रॉस एग्जामिन का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से वो कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना ला सकता है, कि भाई अपने लॉयर्स के थ्रू या अपने जो भी एक फेयर हियरिंग हो सके उसके लिए वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर सकता है कोर्ट के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, की भाई जितने एविडेंस हैं जिन जिन के ऊपर वो रिलाय कर रहा है वो सारे वो बताएगा। और पांचवी चीज़ ये आ जाती है नेचुरल जस्टिस के अंदर की जो ऑर्डर्स हैं, भाई ऑडी अल्ट्रम पार्टम के अंदर की जो ऑर्डर हैं वो स्पीकिंग ऑर्डर्स होने चाहिए, यानी कि जो डिसीजन है वो रीजन होना चाहिए, कि भाई ये डिसीजन क्यों दिया गया, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीकिंग ऑर्डर बोल देते हैं। फिर अब कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता, जैसे कि स्टेचुटरी एक्सक्लूजन, यानी कि भाई लॉ में ही लिख दिया गया कि हम जो है इस सिचुएशन के अंदर सामने वाले को नहीं सुनेंगे, हालांकि ऐसा करना अवॉइड किया जाता है। दूसरी चीज़, इमरजेंसी की सिचुएशन है, कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम सामने वाले को नहीं सुन सकते, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकती, कि भाई जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाएगी अगर सामने वाले को हम सुनेंगे, तो इस सिचुएशन में भी सामने वाले को नहीं सुना जाएगा। ऐसी इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन अगर हमें कोई लेने हो, जैसे कि कोई किसी एम्प्लॉय को हम सस्पेंड कर रहे हैं, कि भाई अभी आपको हमने सस्पेंड कर दिया, बाद में हम आपको सुनेंगे कि क्या चीज़ है, तो अभी के लिए हमने एक इंटरिम ऑर्डर तो पास कर दिया ना, तो उस सिचुएशन में हमने नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करी। एकेडमिक एवेल्यूएशंस हो गए, कि भाई जैसे किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अनसेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी बच्चे को हटा दिया, और फिर बाद में बोला गया कि आपको हम सुनेंगे कि कैसे आप अनसेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो यहाँ पे भी उस पॉइंट पे नेचुरल जस्टिस नहीं हुई। या फिर इम्प्रैक्टिबिलिटी, कि भाई सुनना पॉसिबल ही नहीं है दूसरी पार्टी को, क्योंकि सामने जो है 50,000 लोग हैं और इस तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो सामने हम सबको सुन ही नहीं सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर नेचुरल जस्टिस को अवॉइड किया जाता है। अब क्या इफेक्ट होता है अगर नेचुरल जस्टिस ना हो? तो बेसिकली क्या वो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा? तो अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो हम नेचुरल जस्टिस अगर नहीं हुई है किसी ऑर्डर के अंदर, क्वासी जुडिशियल ऑर्डर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड एंड नलिटी बोल देते हैं। वॉइडेबल क्या होता है? वॉइडेबल मतलब कि जो पहले तो लीगली वैलिड था इंसेप्शन के अंदर, लेकिन जब तक कोर्ट के थ्रू उसको हटाया नहीं गया, कैंसिल नहीं किया गया, तब तक वो वैलिड माना गया। और वॉइड मतलब वो शुरू से ही वॉइड है, वो कभी भी अपने आप में एक ऑर्डर था ही नहीं। तो इंडिया के अंदर अगर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुई तो इस सिचुएशन में हम उस ऑर्डर को क्या मानेंगे? चाहे वो क्वासी जुडिशियल ऑर्डर हो या फिर नॉन जुडिशियल ऑर्डर हो, हम उसको क्या मानेंगे? वॉइड मानेंगे, कि सामने वाले को सुने बिना आप ऑर्डर नहीं दे सकते। अब गवर्नमेंट की क्या लायबिलिटी होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन की क्या लायबिलिटी होती है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्टियस दो लायबिलिटी होती है। तो अगर हम देखें, जो गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी लायबिलिटी बना रखी है। आर्टिकल 299 अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो वो हमें बोलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड और बाइंडिंग होगी उनके ऊपर। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे होंगे? वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे इन सिचुएशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नर के नाम पे होंगे स्टेट गवर्नमेंट की केस के अंदर। और वो किसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट होंगे? वही चीज़ यहाँ पे बोली कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होंगे और गवर्नर के बिहाफ पे होंगे, जोन सी भी मतलब गवर्नमेंट है सिचुएशन के अंदर। और तीसरी बात, कि जो व्यक्ति ड्यूली ऑथराइज होगा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नर के बिहाफ पे, वही इन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो
आर्टिकल 299 का क्लॉज 2 अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें ये भी क्लियर कर देता है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो पर्सनल लाइबल नहीं होंगे। भाई ऐसे तो गवर्नमेंट कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगी, प्रेसिडेंट को पता भी नहीं होगा या गवर्नर को पता भी नहीं होगा, तो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी लेके आ रहे हैं। तो ये चीज इसने यहाँ पे बताई है। और साथ ही साथ अगर आपने आर्टिकल 299 क्लॉज 1 को फॉलो नहीं किया, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे या गवर्नर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और जो व्यक्ति जिसने उसको एग्जीक्यूट किया वो ऑथराइज नहीं था, तो यानी कि आपने आर्टिकल 299 क्लॉज 1 को वॉयलेट किया, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा और उसको आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं कर सकते, और ना ही डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल के चलते भी आप उसको वैलिड बना सकते हैं। तो इसीलिए उस सिचुएशन के अंदर जो सेक्शन 65 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके हिसाब से वो जो एग्रीमेंट है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर किसी व्यक्ति ने, दोनों में से किसी भी पार्टी ने कोई एडवांटेज ली होती है, कोई फायदा लिया होता है, तो वो फायदा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है सामने वाली पार्टी को। तो उस चीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है। अब यहाँ पे क्या होता था कि मान लो कि आपने सारी प्रोविजंस को फॉलो किया, आर्टिकल 299 को फॉलो किया और वो आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेट के साथ एंटर हुए। अब वहां पे अगर स्टेट ने, गवर्नमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। पहले क्या होता था इस सिचुएशन के अंदर, आप मेंडेमस जो रिट होती थी, जो जिसको आप एक काम करवाने के लिए बोल सकते हो कि भाई ऑर्डर की जो रिट होती थी वो आप फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब केस आया गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स का, तो इसके बाद ये हो गया कि आप जो है रिट ऑफ मेंडेमेंस भी फॉलो कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए हैं, कि वो अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करें। इसी तरीके से क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज जो है उसके लिए भी यहाँ पे सेक्शन 70 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अंदर बात की गई भी भाई अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई सर्विसेज दी है, कोई चीज़ दी है और उसके पीछे उसकी नीयत ये थी कि वो आपको फ्री में नहीं दे रहा वो चीज़, और आपने उसका बेनिफिट लिया है, तो आपको उसके लिए सामने वाले को पैसे देने पड़ेंगे या कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी बता दी गई। और दूसरी चीज आती है सूट अगेंस्ट स्टेट इन टॉर्ट। टॉर्ट की सिचुएशन में क्या होगा, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में देखा था। टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट होता है अपने आप में सिविल रॉन्ग, यानी कि आपकी कोई सिविल ड्यूटी थी कि भाई आपको सामने वाले के साथ ऐसा नहीं करना, लेकिन आपने फिर भी ऐसा कर दिया, तो यहाँ यानी कि आपने क्या किया, सिविल रॉन्ग किया। तो उस सिविल रॉन्ग को अगर आपने किया है, यानी कि आपने सामने वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, उसके बावजूद भी आपने उसके किसी राइट को वॉयलेट किया, यानी कि आपने उसके साथ सिविल रॉन्ग किया, तो उस सिचुएशन के अंदर जो सामने वाला है वो डैमेजेस मांग सकता है। तो यानी कि ये डैमेजेस हम गवर्नमेंट से भी मांग सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई सिविल रॉन्ग किया, हमारे साथ कोई टॉर्ट किया है। फिर वही बात डैमेजेस की आ जाती है कि भाई हम जो है गवर्नमेंट से डैमेजेस मांग सकते हैं अगर वो कुछ तरीके की कोई चीज़ करती है। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अगर पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कोई चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे फिर पब्लिक सर्वेंट खुद लायबल हो जाएगा। लेकिन पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम करता है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट लायबल रहेगी एज पर वाइकेरियस लायबिलिटी, की भाई एक तरीके से जो सर्वेंट था वो क्या था, गवर्नमेंट का सर्वेंट था, एजेंट और प्रिंसिपल वाला एक रिलेशन आ गया। तो उस सिचुएशन में जो सर्वेंट ने एक्ट किया उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो लाइबल होगा, यानी कि अगर ऑफिशियल्स ने कोई काम किया उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल होगी और उसको वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे इस सिचुएशन के अंदर। वही बात जो मैंने बताई वो यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस इसके देखो कि जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वट आर द 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया, ये हमने देखा। वेरियस मोड ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इन इंडिया, ये पता है। जुडिशियल रिलीफ एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन पता है। जुडिशियल रिलीफ एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन पता है। तो यानी कि अब ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट लेके इनको कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और एक तरीके से पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।